नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद ना तो नीतीश को होगी ना ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि उम्मीद तो यह थी कि लालू नीतीश के मिलने के बाद बिहार से मोदी का जादू फीका पड़ जाएगा। लेकिन विधान परिषद की 24 में से 13 सीटों पर बीजेपी एलजेपी गठबंधन को जीत ने सारे सियासी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। आरजेडी को 4 सीट मिली हैं तो जेडीयू को 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पिछली दफा उन्हें 10 सीटें मिली थी। हालांकि नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में पार्टी की नहीं बल्कि कैंडिडेट की, उम्मीदवार की भूमिका होती है। अब यह बहाना है या हार पर खुद का बचाव? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में लालू नीतीश मिलकर भी मोदी को हरा नहीं पाए? सवाल यह भी कि क्या एमएलसी चुनाव के नतीजे नीतीश के लिए खतरे की घंटी हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हार के बाद भी बना रहेगा लालू नीतीश गठबंधन? सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। 24 सीटों पर आए एमएलसी चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बिहार में लालू नीतीश महागठबंधन का जादू नहीं चल पाया और जिस तरह से महागठबंधन को एमएलसी चुनाव में हार झेलनी पड़ी, उसने लालू नीतीश महागठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उधर 24 में से मोदी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 13 सीटों पर कब्जा कर ये साफ कर दिया कि बिहार में लालू नीतीश मिलकर भी मोदी को नहीं हरा पाए। इससे करारा झटका लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लगा है। लालू प्रसाद यादव के गढ़ छपरा, सीवान, गोपालगंज पर आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। तीनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, तो वहीं जेडीयू को इस बार सिर्फ 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जिसकी पिछली बार 10 सीटें थी। आरजेडी को तो सिर्फ 4 सीटें ही नसीब हुई हैं। बिहार में नीतीश लालू की सरकार है और चुनाव से पहले महागठबंधन के बाद नीतीश लालू को उम्मीद थी कि ये महागठबंधन बिहार में मोदी की राह को आसानी से रोक देगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, उससे साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सबक लेने वाला परिणाम है। गठबंधन के नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। और जब हम सबक लेने वाला परिणाम इसको समझ अच्छा हो जाएगा, आगे अच्छा होगा। निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी के धनतंत्र का मुकाबला नहीं कर पाए। उनका धनतंत्र इस चुनाव में भारी पड़ा और आगे से हम प्रयास करेंगे कि उनको हर तरह से समुचित जवाब दें। अगर दल विशेष की बात करें तो दल विशेष में तो जदयू 10 पे लड़ा था, 6 जीता है, तो दल विशेष से हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन हम कोalition में लड़े थे, एक गठबंधन लड़ा था, तो गठबंधन को नुकसान हुआ है। हार की वजह तमाम हो सकती हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि लालू नीतीश एक साथ महागठबंधन के बहाने भले ही साथ आ गए हों, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा फासला साफ साफ दिखाई दिया, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में लालू नीतीश एक साथ कभी मंच पर नजर नहीं आए। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बिहार विधानसभा तक बना रहेगा लालू नीतीश का गठबंधन? सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया। जाहिर सी बात है, चेहरे पर उनके मुस्कान है। मेरे साथ हैं जेडीयू के अजय आलोक, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन हैं। अजय आलोक, झटका मानेंगे इन नतीजों को? देखिए, स्वाभाविक है, कोई भी चुनाव अगर आपके हिसाब से परिणाम नहीं आए तो उसको झटका ही कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अपेक्षित परिणाम तो नहीं है जो हमने अपेक्षा की थी, लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर हो गया इस चुनाव से कि हमें भारतीय जनता पार्टी के धनतंत्र का भी मुकाबला करना है और भारतीय जनता पार्टी के धनतंत्र के इंतजाम में हम खुद से पिछड़ गए हैं, ये मानने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसमें खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, क्योंकि ये चुनाव और जो आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव है, लोकतंत्र की सही अग्नि परीक्षा वही होगी और उसमें कौन पिछड़ेगा ये देखने वाली बात है। आप धनतंत्र का जिक्र कर रहे हैं अजय आलोक, और वैसे मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इतने मतलब मुंह इधर उधर करके क्यों बैठे हुए हैं? दोस्ताना थोड़ा सा फीका होता पड़ रहा है क्या? थोड़ी खलिश आ गई क्या आप दोनों के बीच में? बैठे हुए हम लोग दोनों बगल में ही बैठे हुए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो नजरें तो थोड़ी इनायत कर लीजिए। नहीं नहीं, थोड़ी नजरें तो इनायत कर लीजिए। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे रूठ गए हों एक दूसरे से।
अरे हम एकदम बिल्कुल नहीं रूठे हैं, हमारी दोस्ती बनी हुई है। अरे रूठे तो हुए हैं ना आप, तभी तो आप गिनवाते फिर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया अजय आलोक कि नहीं नहीं हम तो 24 में से 10 सीटों पर जीते थे, यानी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप आरजेडी के कांधे पर डाल रहे हैं नतीजों की। देखिए, जब गठबंधन में लड़ते हैं तो जिम्मेदारी किसी एक दल की नहीं होती है, पूरे गठबंधन की होती है। तो क्यों गिनवाते फिर रहे हैं कि हमने 10 सीट, फिर क्यों गिनवा रहे हैं अजय आलोक, फिर क्यों गिनवा रहे हैं कि हम तो 10 सीटों पर ही लड़े थे? अरे 24 पर लड़े थे ना, गठबंधन लड़ा था। बिल्कुल गठबंधन लड़ा था, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने ये कहा था कि किसी दल विशेष की बात न करके गठबंधन का फेलियर हुआ है और धनतंत्र के कारण फेलियर हुआ है। नहीं, इसमें पेंच आ रहा है, इसमें पेंच आ रहा है, उसकी समीक्षा हम करेंगे। नहीं नहीं पेंच आ रहा है। पेंच क्या है उसके बारे में मैं अभी अगला सवाल करता हूँ मृत्युंजय आपसे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है नतीजों के बाद, उसमें पेंच अटका हुआ है, और जो आप कह रहे हैं अजय, उसमें भी वही बात छिपी हुई है। पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जनता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव तो प्रतिनिधियों का चुनाव है, और इस चुनाव में पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कैंडिडेट की होती है। चुनाव को कोई प्रतिष्ठा के साथ तो जोड़ा नहीं था, ये तो बीजेपी के लोग जोड़कर काम कर रहे थे। साधन संपन्न लोगों की फौज है, तो अपने साधन के बल पर और सब प्रकार से वो करते रहे। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जो प्रसन्न हो रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका पर कहीं ना कहीं चिंता की रेखाएं दिख रही हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर भी, और वो भी यही कह रहे हैं मृत्युंजय कि देखिए पार्टी की भूमिका नहीं होती, कैंडिडेट की होती है। अब कैंडिडेट अजय आलोक कह रहे हैं कि हमारे तो 10 पे ही हमने चुनाव लड़ा, तो क्या आरजेडी ने गठबंधन की लुटिया डुबो दी? जी, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी। जी जी, क्या आपने लुटिया डुबो दी इस गठबंधन की? देखिए, कहीं कोई लोटिया नहीं डुबाया गया है। अगर हमारे लिए ये सबक की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सबक की बात है। अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। पटना की सीट पर एक केंद्रीय मंत्री का और 2-2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, 3-3 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन पटना की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3 नंबर पर चले गए। तो 1-2 सीटों का अंतर रहा है। हम इस पर विचार करेंगे और इस पर बैठ करके मंथन करेंगे, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके परिणाम आप देखेंगे। इसके परिणाम जो आएंगे वो असली फाइनल मैच का जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। जेडीयू ये कह रही है, मेरा सवाल आपने शायद समझा नहीं मृत्युंजय, जेडीयू सीधे सीधे इशारों में इस हार के लिए, ये हार है ना 13-10 हार है ये आपकी, कांग्रेस के साथ तो लड़ा भी नहीं था, मैं कांग्रेस की भी सीटें जोड़ रहा हूँ। ये हार जो हुई है ये आरजेडी की वजह से, ये बोध मिल रहा है मुझे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बयान में और अजय आलोक जो आपके साथ बैठे हैं उनके बयान में। देखिए, हमारे आरजेडी के पास 3 सीटें थी। हाँ। हम आरजेडी को 4 सीटें मिली। तो जब आरजेडी को और जनता परिवार का जब एका हो गया, हाँ। और जब विधानसभा के उपचुनाव बिहार में हुए थे, हाँ। इस पर जनता की मोहर लग गई थी। हाँ। हम लोगों ने एनडीए को पराजित किया था। हाँ। तो इसलिए इस चुनाव में भी अगर लोकतंत्र में 1-2 सीटों पर हम पीछे रह गए हैं तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं क्या कारण रहे, कौन से कारण रहे, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार बीजेपी के पास जो थे वो आरजेडी और जेडीयू के भी थे, और इस चुनाव में जनता का सीधे कोई जुड़ाव नहीं रहता है जी। और बीजेपी ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। और ये जनता परिवार में पूरी तरह से ये महागठबंधन मजबूत है, और हम मजबूती के साथ ये महागठबंधन ये कितना मजबूत है देखिए, सुनिए, ये देखिए कितना मजबूत है। उसकी एक और तस्वीर आप ही के एक बड़े नेता की जुबानी पेश कर देता हूं, रघुवंश बाबू को सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। 1-1.5 साल से कोई आपसी कोऑर्डिनेशन, बैठक, परामर्श
आपसी दोनों दलों के बीच नहीं है या गठबंधन के नेताओं के बीच। कार्यकर्ताओं में भी तो आपस में मेल मिलाप, जहां एक दूसरे के खिलाफ वर्षों वर्षों से आदमी लड़ा है, तो अनेक कार्यक्रम चलना चाहिए था जिसमें आपस में सद्भाव बढ़ता, आपसी एकता प्रेम बढ़ता, संगठित होकर के आदमी लड़ते। तो एक बार उस समय उपचुनाव हुआ तो संयुक्त उम्मीदवार हुए, या फिर इस बार संयुक्त उम्मीदवार हो गए, या बीच में कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कुनबा बसा नहीं है, बिखर रहा है। अजय आलोक, क्या निकालूं इसका मतलब जो रघुवंश बाबू कह रहे हैं? ऐसा है कि रघुवंश बाबू अपनी बात हमेशा कहते आए हैं, हाँ, लेकिन हकीकत कह रहे हैं क्या? लालू जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है हकीकत बयां कर रहे हैं कि नहीं? आधिकारिक बात नहीं, मुझे बताइए। नहीं, अजय आलोक, रघुवंश बाबू मानी जाएगी। रघुवंश बाबू हकीकत बयां कर रहे हैं, कड़वी ही सही या गलत बयानी कर रहे हैं? ऐसा है कि रघुवंश बाबू के बयान पे मुझे कोई टिप्पणी देने का अधिकार नहीं है। मतलब सही कह रहे हैं। सोचता हूं कि मैं उनके बयान पे कोई टिप्पणी करूं। मतलब सही कह रहे हैं। ये उनकी भावना है, वे अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। मतलब वो सही कह रहे हैं। और इसमें एक और बात छिपी हुई है। देखिए कहीं रघुवंश बाबू एक मिनट मृत्युंजय जी, सबको वक्त देते हैं ना। मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी बहुत सवाल हैं, चिंता मत कीजिए, बहुत सवाल हैं। सुकेश भी बिहार को जबरदस्त तरीके से समझते हैं, जानते हैं। एक और बात इसमें छिपी हुई है इस नतीजे में। अभी सरकार किसकी है वहां पर? नीतीश कुमार की सरकार है। और ये बाईपोल की तरह हम इसे ट्रीट करें तो जो भी सत्ताधारी दल होता है उसका तो डंका वैसे ही बजना चाहिए, वो नहीं बज रहा है। दूसरी बात जो छिपी हुई है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होते विधान परिषद के। इसमें 1/3 सीटें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत समिति, जिला परिषद, 1/3 सीटें एमएलएज डिसाइड करते हैं। वहां पर तो डंका बजना चाहिए था आरजेडी और जेडीयू का, वो भी नहीं बजा है। ये संकट गंभीर है क्या? बिल्कुल है, ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश है। नीतीश कुमार ने सामने आकर जो बयान दिया है वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है। संकट है, ट्रस्ट का संकट है, दोनों के बीच जो तालमेल होना चाहिए। और रघुवंश बाबू ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसी बैठक, कोई ऐसी रणनीति आपस में नहीं बनी है। जब ये विधानसभा का उपचुनाव जीते थे तो कह रहे थे कि ये मैंडेट मिला हमको, हाँ, हमने हरा दिया। अब कह रहे हैं कि नहीं। अब कह रहे हैं कि देखिए ये स्थानीय स्तर पे लोगों का चुनाव होता है, उसमें कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है। स्तर में भी एक और बात छिपी हुई है। यहाँ पर जो 3 साल के ग्रेजुएट्स होते हैं वो आपके इलेक्टोरेट का हिस्सा हैं। जो 3 साल से टीचर्स, मैं स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स की बात करूं तो उनको मैं युवाओं से जोड़ूंगा, यानी कि अभी भी मोदी को लेकर आकर्षण है। टीचर्स की बात है तो फर्जी शिक्षक घोटाला बड़ा घोटाला है। शिक्षकों की, एक मिनट सुन लीजिए, शिक्षकों की नाराजगी भी एक बड़ा इलेक्शन का मुद्दा होने वाला है क्या सुकेश? मैं एक बात और जोड़ देता हूं उसमें। कई इलाके, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो सिवान, छपरा, गोपालगंज की बात ले लीजिए, दरभंगा, सीतामढ़ी की बात ले लीजिए, और ये सब बिहार के लोग हैं, सब जानते हैं, चाहे वो पूर्णिया इलाका ले लीजिए, वो सारे इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दी। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन होगा इसमें कि क्या हम जिस तरीके से चुनाव हमको लड़ना चाहिए, और मुझे लगता है अजय आलोक इसको कह नहीं सकते, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन इस बात पे भी हो रहा होगा कि क्या लालू यादव के साथ जाकर गलती कर दी क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ये कह देना चाहिए था शुरू हो गई है कि हमसे गलती हो गई, हमें पद नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं बिहार की सेवा करता रहूंगा। देखिए ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कुछ जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी कि लालू यादव का साथ आना, जिनको 15 सालों तक हमने बिल्कुल अछूत समझा, जिनके राज को हमने जंगल राज की संज्ञा दी थी, उनको हराकर हम आए थे। और उसके बाद जब इस तरीके से गठबंधन की कोशिश होगी, क्योंकि हमें कम्युनल फोर्सेस को रखना है, हॉर्स पर नहीं बैठ सकते, बिल्कुल, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। तो ये जो फेज है, ये ऐसा फेज है जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए चिंता का विषय है। जी, इनके लिए चिंता का विषय। और यहाँ पर शायद रामेश्वर चौरसिया अब मुझे कह रहे होंगे मनी मन कि देखिए, अरे दिन तो हमारा और सवाल पूछ दिए सारे जेडीयू और आरजेडी से, आज मुस्कुराने का दिन है क्या? रामेश्वर चौरसिया,
ये वानगी दिख रही है क्या आने वाले दिनों में जो संदीप विधानसभा जी। चुनाव होंगे? संदीप जी, मैं तो मृत्युंजय जी से सहमत हूं कि भाजपा को ज्यादा खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि भाजपा खुशफहमी में नहीं है। जीत पर कार्यकर्ता खुशियां मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, मनुष्य का स्वभाव है। देखिए, हम 2/3 की कामना कर रहे थे कि हम 16 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अभी जो सुकेश जी ने एक सवाल इंगित किया है, आप देखिए, हम डरे वहां थे जो सहरसा का इलाका था, पूर्णिया का इलाका था, कटिहार का इलाका था, उधर हम सब हार गए थे, लेकिन वो सारी सीटें हम जीते। और कहीं न कहीं लगता है कि हम कंप्लेसेंट हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे अपनी जीती हुई सीटों पे, जहां मजबूत है, जहां हमारे के सांसद एमएलए हैं, तो कहीं न कहीं हुआ है। तो इस कमियों को हम पूरा करने के लिए अब ये हमारे मतलब सबक एक भी चीज है। बताइए ना, और जीते हैं, जीत के साथ तो खुशी मनाते हैं, इसके लिए हमारे लिए सबक हम उस पर पूरा करेंगे और तब जाकर के 2/3 मेजोरिटी हम पार करेंगे। रामेश्वर चौरसिया, हमने हेडलाइन भी बनाई, सुनिए तो, हमने हेडलाइन, अरे सुनिए तो, हमने हेडलाइन भी बनाई, हेडलाइन भी यही बनाई कि पटना से दिल्ली तक पटाखे फूटे और मन में आपके लड्डू भी फूट रहे होंगे। अब रणनीति भी आपके सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया है कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, वो बीजेपी ने दिया है। तो रामेश्वर चौरसिया, जो मन में लड्डू फूटा है एमएलसी चुनाव में जीत का, कहीं ना कहीं इस बयान से आपकी चुनावी रणनीति भी अब साफ हो रही है। जाति कार्ड खेलने वाले हैं आप, ओबीसी की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। दो चीज देखिए, ये तो मामला हमसे पहले तो ज्यादा लोकसभा में दूसरी पार्टियों ने भी उठाया था, ये अलग विषय है। जो सवाल आया है उसका जुड़ लीजिए। आलोक जी बार बार बोल रहे हैं। नहीं, आलोक जी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अपनी सरकार पर आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए आलोक को। नहीं, मेरे दर्शकों से मुखातिब रहिए। पिछले साल 2014 में भी पूरे चुनावी रण में, समर में, आपने चाय वाले का तो जिक्र किया कि चाय बेचते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओबीसी की बात ये खुलकर ऐसे चुनाव से पहले कही जा रही है, उस दिन जिस दिन आप एमएलसी चुनाव में हरा देते हैं जेडीयू आरजेडी गठबंधन को। इसको मैं सामान्य बात कैसे मान लूं? तो जैसा सवाल, देखिए, बिल्कुल जैसा सवाल पूछा जाएगा जवाब वैसा ही होगा। जाति तो एक सच्चाई है, इसको आप भुला नहीं सकते हैं। मतलब जाति कार्ड खेलने वाले हैं, रणनीति का मतलब जाति कार्ड खेलने वाले हैं, मतलब जाति कार्ड खेलने वाले हैं आप। आपको भी मालूम है संदीप जी, अब बात पहले समझिए तो। संदीप जी, आप भी कहते हैं कि वार और चुनाव में सब फेयर होता है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे, नंबर का गेम है। मैंने आपको बताया कि विकास पे लड़ते आए, विकास पर जीतते आए। चुनाव में हम कम रह गए। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हर जगह विकास एजेंडा था, जाति कभी एजेंडा नहीं था। बिहार में आकर यहाँ भी विकास एजेंडा है। संदीप जी जरा, अरे बोलने तो दीजिए, एक मिनट। आप बोलने देंगे तभी तो मैं आपका पूरा जवाब दूंगा। एक लाइन में तो इसका जवाब हो नहीं सकता। चलिए, यहाँ भी विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे। आप देख लीजिए, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू जी ने, 10 साल नीतीश जी ने, 65 साल इन लोगों ने राज किया। भाजपा कहीं नहीं है, फिर भी बिहार पिछड़ा रहा। उसी बिहार में विकास के एजेंडे को लेकर हम जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है और जनता समझ रही है बिहार की कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, तो हम वादा करते हैं आपसे कि हम बिहार को किसी राज से पीछे नहीं रखेंगे। अग्रणी राज में बनेगा बिहार। ये लोग बिहार में सिर्फ केंद्रीय सरकार के 13 महीने का कामकाज, विकास का एजेंडा मुख्य चुनावी मुद्दा नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओबीसी हैं, ये मुद्दा होगा। नहीं, विकास का एजेंडा भी होगा, लेकिन ओबीसी है तो आप भी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक अलग विषय है। लेकिन होगा मुद्दा बिहार के विकास का और मोदी जी के काम के और विकास का होगा। और जो फेलियर रहा है नीतीश जी का, लालू जी का और कांग्रेस का बिहार में, हम बिहार के संदर्भ में सिर्फ आज बात कर रहे हैं। वो 65 साल इन लोगों ने राज किया, लेकिन आज भी बिहार पिछले पायदान पर खड़ा है। इसका जवाब इनसे लीजिए, कौन देगा? मैं नहीं, मैं अभी जाति पर ही अटक रहा हूँ, थोड़ा अटक रहा हूँ।
वो पाषाण युग में क्यों जाते रहते हैं? जब देश में सोच की गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, तीसरे चौथे गियर में या हाई स्पीड गियर में आने की कोशिश करती है, रिवर्स गियर क्यों लगता हुआ दिखाई देता है? ये सवाल मेरे अजय आलोक और मृत्युंजय से भी होंगे। ब्रेक लेना है 30 सेकंड में। ये बैक गियर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा बैक गियर, मैं बैक गियर नहीं मानता इसको। हाँ। आप बाघ और बकरी की लड़ाई कराना चाहते हैं? हाँ। आप लालू यादव से मिलेंगे नीतीश कुमार, हाँ। जिसके गवर्नेंस को वो फेलियर साबित कर चुके थे। हाँ। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। हाँ। आप मिलके लड़ेंगे। हाँ। क्योंकि कास्ट कंसोलिडेशन चाहिए। और आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद करेंगे, हाँ। बीजेपी से उम्मीद करेंगे कि वो अपने आप को चाय वाला न कहे, वो ओबीसी कार्ड न खेले। हाँ। वो ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि देखिए लव एंड वार में सब कुछ जायज है। हाँ। वो बिल्कुल कहा जाएगा और ये कहा गया। हाँ। ये लोकसभा के चुनाव में कहा गया था और मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब फिर वही बात जो राजीव प्रताप रूडी की हमारे आपने- कार्यक्रम में जो राजीव प्रताप रूडी ने कहा ना, गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया था और उनको अपने बयान पर अफसोस भी जाहिर करना पड़ा क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके थे। तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय पटल पर यह बयान सही नहीं है, इसकी निंदा होगी, लेकिन बिहार में यह बयान सही है। तो मतलब उन्होंने कहा कि बिहार में गिरिराज हमारे बड़े नेता, तो वहां के लिए बयान सही है ना? बिल्कुल। ये देखिए आज की राजनीति की हकीकत है। हाँ। संदीप, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ। ये सिंपल सी बात है। ये सारे जो उनके पास ट्रम्प कार्ड होंगे वो फेंके जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल होंगे। हाँ। तो ये आप तैयार रहिए। ये चुनाव देश के आगे की राजनीति को तय करने वाला चुनाव है, जिसमें लालू और नीतीश एक तरफ होंगे और नरेंद्र मोदी एक तरफ होंगे। बिहार की सड़कों पे वो तीनों लोग बिहार में ज्यादा घूमते हैं मुझसे, लेकिन सड़कों पे पटना में खास तौर पे जो होर्डिंग लगे हैं वो एक तरफ नीतीश कुमार का है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का है। अब लालू और नीतीश एक साथ लड़ेंगे, पर इसमें कुछ सलवटें आ गई हैं क्या? दिक्कतें आ गई हैं क्या? मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं रघुवंश बाबू का बयान। सवाल मेरे जारी रहेंगे अजय आलोक और मृत्युंजय से खास ब्रेक के बाद।